The next heading is energy of electron in nth orbit. in nth orbit, किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? फर्स्ट हमने रेडियस फाइंड की, देन सेकेंड हमने कैलकुलेट किया वेलोसिटी को, और थर्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं अब एनर्जी को. ओके तो एनर्जी का एक्सप्रेशन भी हम यहाँ पर पहले, टोटल एनर्जी जो है वो क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, और फिर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी. और फिर हम टोटल एनर्जी भी एन की टर्म में, एन की यानी जो क्वांटम नंबर है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, उसकी टर्म में फाइंड करेंगे. तो पहले तो हम उसको रेडियस आर की टर्म में लिखेंगे एनर्जी को, फिर फाइनल टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन जब हमारे पास आ जाएगा तो फिर उस सिचुएशन में हम उसको आर एन को कन्वर्ट कर देंगे एन स्क्वायर की टर्म में, जो हमने एक्सप्रेशन ऑलरेडी डिराइव कर रखा है. ओके तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करें द टोटल एनर्जी of electron. The total energy of electron is the sum of kinetic energy and potential energy. तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूं ताकि हम उसको इजीली कर सके. सो दिस वन E can be written as K plus U, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. पोटेंशियल को हम यू लेटर से डिनोट करते हैं. अब काइनेटिक एनर्जी के लिए देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इट इज हाफ एम वी स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? दो अगर चार्जेस है हमारे पास, क्या है देखो यहाँ चार्जेस हैं, एक है प्लस जेड ई चार्ज और दूसरा है ई चार्ज, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर. तो टू चार्ज सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज व्हाट? के Q1 Q2 अपॉन आर. यही होती है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन. सो वी यूज दिस एक्सप्रेशन चैप्टर सेकंड में हमने इसको यूज लिया था और डिफाइन किया था. तो हम यहाँ इसको लिखे, तो यहाँ देखो यहाँ चार्ज जो है ना ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर. तो पोटेंशियल एनर्जी में हम नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि वो अट्रैक्शन को शो करता है, इलेक्ट्रॉन इज अंडर द अट्रैक्टिव फोर्स. ओके तो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो वो स्टेबल है. ओके सो इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा? इट इज के Q1 Q2, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जेड ई स्क्वायर आ गया और डिवाइडेड बाय आर. ठीक है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर. नाउ इक्वेशन फर्स्ट जो हमने लिखी थी, मैंने कहा था एम वी स्क्वायर को हम यूज लेंगे हाफ से मल्टीप्लाई करके हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं, देखो हाफ एम वी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r. लिख सकते हैं इक्वेशन 2 जो हमने, इक्वेशन 1 से, सॉरी नॉट इक्वेशन 2, इट इज इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर और 2 ये हाफ हमने यहां पर लिख लिया. और u का एक्सप्रेशन देखो हमने क्या लिख रखा है? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. दोनों को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो e क्या हो जाएगा? देखो के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. When we take this k z e square upon r common, then it will be 1/2 minus 1, and again 1/2 minus 1 will be minus r. तो दिस एक्सप्रेशन फाइनल, इसका जो एक्सप्रेशन है ये माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r होगा. एक तो यही एक्सप्रेशन है जो रेडियस की टर्म में हम लिखते हैं. क्लियर? और ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन. मैं इसको भी, क्योंकि कई बार आपको केवल काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जीज पूछी जाती है, तो एक ये U का एक्सप्रेशन है. ये तीनों एक्सप्रेशन हमने को ध्यान रखने हैं. अब इन तीनों में देखो एक रिलेशन हम बना सकते हैं. यहाँ भी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है, यहाँ भी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर और के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, एक 2 फैक्टर आ रहा है बीच में. तो एक रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं? देखो फ्रॉम अबव दीज 3 इक्वेशन, अगर मैं एक रिलेशन यहाँ पर लिखता हूं तो काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं? ये जो भी इसका एक्सप्रेशन है ये कि ये देखो यहाँ नेगेटिव वैल्यू के साथ है,
this is positive and this one is negative, so E can be written as या K can be written as minus of E. लिख सकते हैं K का जो भी एक्सप्रेशन है इसको माइनस ऑफ E के एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं. यहाँ E की वैल्यू रख दो, आपको माइनस माइनस प्लस होके ये K मिल जाएगा. तो ना यहाँ ये E की वैल्यू पुट कर दो तो आपको ये माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस K का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ. और इसी में इस वैल्यू को अगर हम देखें यहाँ पर इस पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये वैल्यू हमें कैसे मिलेगी इस पोटेंशियल एनर्जी में. यहाँ देखो 1/2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो एक तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. और माइनस साइन है, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हम K लिख रहे हैं. तो ये माइनस इक्वल्स टू माइनस 1/2 U होगा. देखो पुट करो वैल्यू, यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करते हो इस u की, तो u की वैल्यू पुट करो तो क्या मिलेगा आपको, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस विल बी प्लस, और ये 1/2 टाइम्स r आ जाएगा जो कि k के इक्वल. अब ये भी एक्सप्रेशन आप याद कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस कि माइनस से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो e हो जाएगा u/2 इज इक्वल्स टू माइनस k. यू कैन ऑल्सो राइट you can also remember this expression. एक रिलेशन है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में. तो अगर आपको टोटल पता है तो आप डायरेक्ट काइनेटिक और पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो. कई बार न्यूमेरिकल में, क्योंकि हम टोटल तो याद करेंगे, आगे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे हर ऑर्बिट की, कि फर्स्ट ऑर्बिट की टोटल एनर्जी क्या है, सेकंड ऑर्बिट की टोटल एनर्जी क्या है, एंड सो ऑन. तो टोटल एनर्जी हमें याद होगी तो उससे हम डायरेक्ट काइनेटिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं. तो न्यूमेरिकल करने में हमारे लिए इजी हो जाता है व्हेन वी रिमेंबर दिस इक्वेशन. आप चाहो तो इस 2 को भी इधर शिफ्ट कर सकते हो. क्लियर. सो एक और चीज है, जो भी मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाए हैं उसमें कुछ बुक्स में आपको हो सकता है कि K की टर्म में नहीं, एप्सिलॉन नॉट की टर्म में एक्सप्रेशंस मिले. तो ये भी वो भी गलत नहीं है. अगर हम लाइक यहाँ K की वैल्यू जो है उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दें तो वो एक्सप्रेशन एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा. हो सकता है पाई वहां कैंसिल हो जाए, या हो सकता है 4 वहां कैंसिल हो जाए, ठीक है. तो जो भी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, रेडियस का एक्सप्रेशन है, या हम जो एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, इनको हम एप्सिलॉन नॉट की टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. बट मैं दोनों एक्सप्रेशन नहीं लिखवाऊंगा, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं अभी केवल K की टर्म में ही एक्सप्रेशंस को बता रहा हूं. ओके. सो ये एक्सप्रेशन हो गया. अब हम यहाँ इसी एक्सप्रेशन में जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6 सपोज, ठीक है, या 7 हो जाएगी. वेलोसिटी वाले इक्वेशन को 6 कह लेना. जो वेलोसिटी हमने लिखी थी ना 1/137 c/n, तो उसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देना, और ये इक्वेशन नंबर 7 लिख रहा हूं. तो यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ r इन दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 5, तो पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग स्मॉल r from equation 5 in above, we get क्या मिलेगा हमें अगर इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दें. इट विल बी माइनस kz(e²/2), माइनस kz(e²/2). देखो ये तो एज इट इज रखा 1/r. अगेन r जो था उसका रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है, और 1/r एज इट इज रहेगा. सो दिस विल बी व्हाट इट इज 4 पाई स्क्वायर kz(m)e² डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, h स्क्वायर n स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूं. तो अब देखो क्या क्या चीजें कॉमन हो रही है यहाँ पर, उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. जो कैंसिल हो रहा है, अब यहाँ कैंसिल कुछ भी नहीं होगा. एक n स्क्वायर और z स्क्वायर को मैं उस साइड में शिफ्ट करूंगा, जैसा हमने अभी तक किया रेडियस के एक्सप्रेशन में और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में. तो इसको हम उस साइड में शिफ्ट करेंगे. तो E का फॉर्मूला क्या बनेगा, इट विल बी 4 पाई स्क्वायर k², चेक करना साथ में, 4 पाई स्क्वायर k², z स्क्वायर को उधर शिफ्ट करूंगा, m एक बार ही है, E 4 टाइम्स हो जाएगा, अपॉन 2h², और साथ में यहां आ जाएगा z²/n², ठीक है, अब इंटू z²/n². तो 4 पाई k² zm(e4), ठीक है, z² उधर शिफ्ट हो गया, e4 आ गया, और 2h² एंड z²/e².
यहाँ नेगेटिव साइन इसकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, नेगेटिव साइन इसकी स्टेबिलिटी को या एक अट्रैक्टिव फोर्स में है वो रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन हम अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, ये देखो ई एन लिख सकते हो, इट इज द एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट, ये nth ऑर्बिट की एनर्जी का एक्सप्रेशन है। यहां भी अगर हम बात करें फॉर हाइड्रोजन एटम तो Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, एंड फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का है उसके लिए n को भी हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। सो व्हेन वी पुट दीज वैल्यूज हियर, E1 जो आता है दैट इज 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर me4 डिवाइडेड बाय 2h स्क्वायर। एंड इसकी वैल्यू जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, देखो जब आप डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करोगे ना, इनको चेक कर लेना, जितने भी मैंने कांस्टेंट्स बताए हैं उनको कैलकुलेट करके चेक कर लेना, साइंटिफिक कैलकुलेटर यू कैन यूज। सो कि 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर me4 अपॉन 2h स्क्वायर, यहाँ जब सारे कांस्टेंट पुट करोगे सॉल्व करोगे तो झूल में आएगी वैल्यू, लेकिन उसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, इफ वी कन्वर्ट दैट वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे पास सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं यहां रख दूं तो nth लेवल की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी वैल्यू जो है nth ऑर्बिट की वो n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, n स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसकी वैल्यू। सो रिमेंबर दिस वन, En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसी एनर्जीज को हम फर्स्ट के लिए हमने कैलकुलेट किया, इसको ग्राउंड एनर्जी लेवल बोलते हैं। देखो ये जो है ना, इसको बोलते हैं ग्राउंड एनर्जी लेवल। जो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी है दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड एनर्जी लेवल, तो इसको हम ग्राउंड एनर्जी लेवल कहेंगे। फिर हम फर्स्ट ऑर्बिट की, सॉरी सेकेंड ऑर्बिट की, थर्ड ऑर्बिट की, फोर्थ ऑर्बिट की, इन सभी ऑर्बिट्स की एनर्जीज को कैलकुलेट करेंगे और एक एनर्जी लेवल डायग्राम और स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करेंगे जो 5 टाइप्स की है। ओके, तो एक बार यहां तक नोट कर लो। Now we discuss about the energy level diagram of the hydrogen atom. Means in which type of which value of energy will an electron will take in case of the hydrogen atom. So अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जीज अलग अलग होती है, जैसा भी हमने डिराइव किया था एनर्जी का डायग्राम, सॉरी एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था, nth ऑर्बिट की जो एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आई थी और उसका एक्सप्रेशन हमने लिखा था माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसी एक्सप्रेशन को यूज लेके हम आगे फर्दर अगर हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की एनर्जी फाइंड करते हैं और या ऑर्बिट की डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जीज फाइंड करते हैं और उसको हम एक पैरेलल लाइंस से जो कि एनर्जी वैल्यूज होंगी उनसे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ऐसे डायग्राम को हम एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। तो एनर्जी लेवल डायग्राम इज बेसिकली अ डायग्राम इन विच वी रिप्रेजेंट द डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट्स विद पैरेलल लाइंस। ओके, अब उनके बीच की डिस्टेंस सेम नहीं रहती है, वो एनर्जी की वैल्यू पर डिपेंड करेगी और इसमें हम जो वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे वो एनर्जी वैल्यूज लेंगे, तो उनका जो गैप है वो अपवर्ड जाने पर डिक्रीज होगा और उसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि कौन कौन सी एनर्जी वैल्यूज वहां पर इलेक्ट्रॉन ले सकता है जब वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा। और इन एनर्जी वैल्यूज की जो या एनर्जी की जो वैल्यूज हैं दे आर ऑल्सो क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी। तो फर्स्ट वी राइट द एक्सप्रेशन, so we know the energy of electron in nth orbit, ठीक है, in nth orbit is given by
जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था देखो En इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 अपॉन H स्क्वायर, और ये आ जाएगा Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए लिखें तो फॉर हाइड्रोजन एटम इसकी भी वैल्यू हमने कल कैलकुलेट कर ली थी, दैट इज 13.6। क्लियर, इसी को हमने लिखा था, इट इज माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कल वाले इस प्रीवियस एक्सप्रेशन में यहाँ 4 और यहाँ 2 था, तो उसको मैं 2 से कैंसिल करके लिख रहा हूँ। ठीक है, इन द प्रीवियस एक्सप्रेशन वी राइट द वैल्यू हियर 4 एंड हियर 2, सो आई एम कैंसिल आउट द 2. So this is 13.6 in electron volt, its value will be minus 13.6. तो ये एक एक्सप्रेशन यहाँ पर ध्यान रखना। अब हाइड्रोजन एटम के लिए लिखें तो फॉर हाइड्रोजन एटम Z will be equals to 1, so En will be equals to minus 13.6 upon N square in electron volt. This is the unit जिसको हम यहाँ पर यूज ले रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन एक यहाँ पर ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो nth ऑर्बिट की एनर्जी है दैट इज गिवन बाय En इक्वल्स टू फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली इक्वल्स टू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर। Okay, so now in this situation we put the various values of n like 1 2 3 4 and so on. तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू होगी 1, तो E1 क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी को हम बोलते हैं दिस इज ग्राउंड एनर्जी स्टेट, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड एनर्जी स्टेट, या इसको हम नॉर्मली ग्राउंड या नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट, नॉर्मल एनर्जी स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट और सिंपली ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हो, दैट इज ऑल्सो राइट। ग्राउंड स्टेट और ग्राउंड एनर्जी स्टेट, एनर्जी वैल्यू है तो ऑब्वियस है कि एनर्जी स्टेट ही होगी। क्लियर, सिमिलरली फॉर सेकेंड ऑर्बिट, अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो n विल बी इक्वल्स टू 2 एंड E2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट इज माइनस 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आती है दैट इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, ये कैलकुलेट करके देख लेना, इट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर होती है ना, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर, बिल्डिंग्स के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही ग्राउंड के बाद में यहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगी, ग्राउंड स्टेट, देन एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। अब जो नंबर एक्साइटेड स्टेट का होता है उससे एक ज्यादा n का नंबर होगा, यानी ऑर्बिट का नंबर होगा, इसीलिए ध्यान रखना कि ऑर्बिट नंबर बोला है या एक्साइटेड स्टेट का नंबर बोला है। क्लियर, जैसे यहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n2 है, ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं लूं फॉर थर्ड ऑर्बिट, अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो n की वैल्यू होगी 3 और E3 आ जाएगा वहां पर माइनस 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर, और एंड इट्स वैल्यू विल बी माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 9 हो जाएगा 3 स्क्वायर, और इसको हम कहेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली कंटिन्यू करते रहो इसको फॉर फोर्थ ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 4, E4 विल बी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, E4 विल बी माइनस ऑफ, यहाँ 4 स्क्वायर होगा 3 की जगह, एंड इट विल बी माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इट इज कॉल्ड थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसको हम नाम देंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली फॉर फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट n इक्वल्स टू 5, n की वैल्यू तो ऑर्बिट का नंबर होती है और एक्साइटेड स्टेट एक कम रहती है क्योंकि फर्स्ट को हम ग्राउंड कह रहे हैं। तो यहाँ जो E5 मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट इज कॉल्ड द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट।
ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, इसको मैं आगे ट्रिक बताऊंगा, मोबाइल नंबर की तरह इसको याद कर सकते हो। ओके, सो देन नेक्स्ट वन इज फॉर 6 ऑर्बिट n विल बी इक्वल्स टू 6 और E6 की वैल्यू यहाँ पर आएगी दैट इज इक्वल्स टू -0.38, ठीक है, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट इज कॉल्ड फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। एक और ले लेते हैं लास्ट, दैट इज फॉर 7th ऑर्बिट n की वैल्यू होगी 7 एंड E7 विल बी इक्वल्स टू -0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट विल बी कॉल्ड सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट। वैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे बार बार, तो इनको हमें यूज लेना होगा एंड ये आपको याद होनी चाहिए सारी। पहली तो 13.6 है, कई जगह फॉर्मूले में डायरेक्ट यूज आती है, कई न्यूमेरिकल में भी हमें मिलेगी डायरेक्ट 13.6, तो वो वैल्यू याद हो जाएगी। फिर देखो 34, 15, इसको 1.5 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। सो 34, 15, 85, 54, 38, ये इस तरह से हम 5 दो के ग्रुप में या एक पेयर के अंदर 5 डिजिट में अपन मोबाइल नंबर जैसे याद रखते हैं 10 डिजिट का, वैसे इसको याद कर सकते हो 34, 15, 85, 54, 38 और ये 28 इसी का 10 और रिड्यूस कर दो, 0.1 और रिड्यूस कर दो, तो वो अपने आप याद हो जाएगा। अब इसी में अगर इनमें गैप अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर अगर जो गैप होगा ना ये करीब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ठीक है, यहाँ पर जो ये गैप है ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और यहाँ जो गैप है ये करीब 3.4 और 15 मतलब 1.9 के आसपास, ठीक है, 1.9 1.8 के आसपास में ये गैप आ रहा है। तो ये गैप यहाँ पर देखो 1.9 और अप्रॉक्स मान लो मैं राउंड ऑफ करके 2 कहूँ, तो यहाँ 10.2 है और यहाँ पर 2 का गैप है, तो और फिर यहाँ पर फिर अगेन गैप कम हो गया, यहाँ पर 0.8 के आसपास गैप आएगा, 0.7 to 0.8, तो ये गैप देखो कम होता जा रहा है। यहाँ इन दोनों में गैप हो गया 0.1 का, तो 10.2 से लेके हमने जब 6th to 7th एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं तो केवल 0.1 का गैप है। तो ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ बनेगा, ये एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पर इक्वल या इक्विडिस्टेंट लाइंस नहीं होंगी, क्लियर है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम को अब देखो यहाँ मैं एक डेफिनेशन भी लिख देता हूं, द डायग्राम इन विच different energies of orbits are represented by parallel lines, ठीक है, parallel lines with proper scale, यानी एनर्जी वैल्यूज को हम पैरेलल लाइन से प्रॉपर स्केल के साथ में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं, ठीक है, कॉल्ड, कॉमन लगा के लिख लो, कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। और ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, अब इन्हीं एनर्जी वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं यहाँ वो डायग्राम ड्रॉ करूं तो वो डायग्राम कैसा होगा, ध्यान देना। सबसे पहले मैं यहाँ ले रहा हूं ग्राउंड एनर्जी स्टेट, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड एनर्जी स्टेट। फिर उसके बाद में करीब 10 का गैप होगा और 10 के गैप के बाद में वहां पर वैल्यू आएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। फिर अगर ये 10 है तो इसका 2 पार्ट करीब मैं यहां पर इसको शो कर रहा हूं, दिस इज सेकेंड। देखो यहाँ वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर वैल्यू आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर एनर्जी वैल्यू है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। इससे और कम गैप करना है अब मुझे, तो गैप विल बी रिड्यूस, इससे कम लेना, फिर और कम कर देना एंड सो ऑन। ओके, सो रिमेंबर जो फर्स्ट गैप है वो वहां पर ज्यादा शो होना चाहिए, ये गैप सबसे हाईएस्ट होगा, फिर ये डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज करते रहो।
तो 1.51 तक आ गए हम, फिर 0.85, दिस इज माइनस 0.85। एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देखो मोर लेस नेगेटिव हो रही है ना, तो एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एक्चुअल। ठीक है, यहाँ पर माइनस में 13.6 था, ये माइनस 3.4, तो हम इंक्रीज कर रहे हैं एक्चुअल में एनर्जी, बाहर के ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती है। तो 0.85 देन 0.54, it is minus 0.54 electron volt, then 0.38 minus 0.38 electron volt, and last में 0.28 electron volt। ओके, जो लास्ट ऑर्बिट है उसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 13.6, 3.4, 1.15, 8.5, 0.85, 0.54, 0.38 एंड दिस। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हमने 7 तक ऑर्बिट्स को लिया था। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है? इट इज करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल्स टू 1, इट इज फॉर n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन, 5 6 एंड 7। इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड ग्राउंड एनर्जी स्टेट। ग्राउंड एनर्जी स्टेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं GES। दिस विल बी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो ये इनके नेम भी उस साइड में लिख सकते हो। दिस विल बी फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट और ये हो जाएगी सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये इनके एक्साइटेड स्टेट्स के नेम हो गए। तो जो एक्साइटेड स्टेट का नंबर है उससे एक कम, सॉरी इससे एक ज्यादा यहाँ ऑर्बिट का नंबर होगा। सो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम, और यहाँ इस डायरेक्शन में जाने पर एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। यहाँ पर ये एनर्जी है, तो दिस स्केल इज द एनर्जी स्केल। क्लियर? तो बहुत इजीली हम फिर स्पेक्ट्रल लाइंस जो इससे इमिट होती है ना उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है तो एनर्जी डिफरेंस ले लो, उसको h न्यू के इक्वल रखो, जो फ्रीक्वेंसी कंडीशन बोर्ड ने बताई थी उसके अकॉर्डिंग। तो इसी एनर्जी डिफरेंस को h न्यू के इक्वल कर दे, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां ट्रांजिशन करता है तो वो किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इमिट करेगा, वी कैन फाइंड इजीली। क्लियर? So this is all about the energy level diagram of the hydrogen atom. So draw the diagram or take the screenshot. Now we discuss about the various spectral series emitted by the hydrogen atom. ओके, हाइड्रोजन एटम में जो डिफरेंट टाइप की हमें फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं या डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस वो इमिट करता है, उन रेडिएशंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उन्हीं रेडिएशंस के अकॉर्डिंग या किस ऑर्बिट से या किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है, उस ट्रांजिशन पर बेस्ड होगी उसकी स्पेक्ट्रल सीरीज। ओके, तो डिफरेंट 5 स्पेक्ट्रल सीरीज को हम यहाँ पर डील करेंगे। द फर्स्ट वन विल बी लाइमन, देन बाल्मर, देन पास्चन, देन ब्रैकेट, देन पीफर्ड। तो इन 5 स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होगा? एक रिडबर्ग फॉर्मूला हम यहाँ पर पहले लिखेंगे। उसी रिडबर्ग फॉर्मूला में हम कौन से वैल्यूज वहाँ ऑर्बिट के नंबर की दें, n1 और n2 की, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी n2 लेवल से n1 लेवल में जंप कर रहा है। n1 और n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे अभी हमने एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ा था, उसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने की थी। ऐसे ही कुछ भी वैल्यूज वहां पर n1 और n2 की हो सकती है, मे बी फ्रॉम 6 to सेकेंड, या हो सकता है 5 to 1, तो any value n1 and n2 can take. So when it do this transition from n2 level to n1 level, then a photon will be emitted having the energy h nu, and that h nu energy of photon is equals to the en2 minus en1। तो उसमें हम En का एक्सप्रेशन लिखेंगे और फिर उन दोनों En2 En1 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे और एक रिडबर्ग फार्मूला यहाँ डिराइव करेंगे, और उसी रिडबर्ग फार्मूला की हेल्प से वी विल डिस्कस अबाउट द 5 टाइप ऑफ सीरीज इमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम। सो फर्स्ट वी राइट कंसीडरिंग an electron jump from
jumps from n2 orbit to n1 orbit, n2 orbit to n1 orbit, due to which a photon of energy h nu will be emitted and given by, कैसे दी जाएगी इस फोटोन की एनर्जी? दिस इज गिवन बाय h nu इक्वल्स टू En2 माइनस En1। ये n2 n1 इसकी सबस्क्रिप्ट में ही है। ओके, एनर्जी वैल्यूज हम लिख रहे हैं En की किसी सेकंड ऑर्बिट से किसी फर्स्ट ऑर्बिट। अभी ये फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट नहीं है, एनी वैल्यू इट कैन टेक, है ना। E2 माइनस E1 नहीं लिखा है मैंने, En2 माइनस En1 लिखा है। ओके, तो फ्रॉम एनी ऑर्बिट n2 टू n1 ऑर्बिट। अब E की वैल्यू क्या होती है? वेयर अभी हमने लिखा था E फॉर एनी nth लेवल इज गिवन बाय इट इज माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4। अब मैं हाइड्रोजन के लिए ही लिख रहा हूं तो Z को 1 ले रहा हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन n स्क्वायर। यही वैल्यू होती है 2 पाई स्क्वायर m। तो ये एक्सप्रेशन अब याद रखना, तो क्लियर, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 अपॉन h स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, 1 अपॉन n स्क्वायर। क्लियर? सो फ्रॉम दिस रिलेशन इफ वी राइट दिस En2, तो En2 क्या होगा? ये पूरा कांस्टेंट, सपोज करो कि थोड़ी देर के लिए मैं इसको E0 कह देता हूँ। दिस इज E0, या वैसे ये E1 होता है जिसको हम -13.6 लेते हैं, ठीक है। तो इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए E1 कह दूं तो E1 अपॉन n स्क्वायर हो गया ना, ये यही एक्सप्रेशन विद नेगेटिव साइन। इसको मैं नेगेटिव साइन भी लूंगा यहाँ पर, तो दिस कैन बी रिटन एज सपोज E1 अपॉन n1 n स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? क्योंकि n को जब 1 करते हैं तो ये वैल्यू E1 हो जाती है ना, तो इसीलिए मैं उस पूरे को, अभी इस पूरे कांस्टेंट को मैं E1 कह रहा हूँ फॉर सम टाइम, so that we can write this expression directly। हमें 2-3 स्टेप इतने लेंथी नहीं लिखने पड़ेंगे उससे स्किप होने के लिए। तो En2 will be what? It is minus En2 divided by n2, सॉरी ये E1 ही रहेगा ना, माइनस E1 क्योंकि पूरा कांस्टेंट है, तो माइनस E1 अपॉन n2 और En1 क्या हो जाएगा? माइनस E1 अपॉन n1 स्क्वायर में। समझे? केवल मैंने क्या किया, एक बार n को n2 रख दिया और दूसरी बार n को n1 रख दिया। तो n2 रखोगे तो n2 स्क्वायर, n1 रखोगे तो n1 स्क्वायर। E1 वही रहेगा क्योंकि E1 मैंने इस पूरे कांस्टेंट को कहा है। क्लियर है? अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो तो h न्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ अगर मैं h न्यू को लिखूं तो h न्यू विल बी En2, इट इज माइनस E1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस E1 upon n1 square। यही होगा। We just substituted the value of En2 and En1 here, so this minus minus will be plus। so पॉजिटिव को मैं पहले लिख रहा हूं तो E1 को मैं यहाँ कॉमन ले लूंगा। और एक और चीज, न्यू को हम क्या लिख सकते हैं? C अपॉन लैम्बडा, वेवलेंथ की टर्म में। ओके, इट विल बी C अपॉन लैम्बडा, सो इट इज HC अपॉन लैम्बडा विच इज E1 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके, सो यहां भी एक छोटा सा और हम मैनिपुलेशन करेंगे। एक तो E1 की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कांस्टेंट था वो एज इट इज आ जाएगा, और फिर हम इस HC को भी इधर शिफ्ट कर न्यूमरेटर में। तो वी आर फाइंडिंग ओनली द रेसिप्रोकल ऑफ लैम्बडा, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ लैम्बडा इज कॉल्ड वेव नंबर। ये एक नया कांस्टेंट होता है जिसकी यूनिट मीटर इनवर्स होती है और इसको हम वेव नंबर बोलते हैं, लिखा जाता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। Okay, in reciprocal of wavelength is the wave number. You can remember like this. So 1 upon lambda which is nu bar is equals to, देखो एक तो E1 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, this is 2 pi square m k square E4 upon,
अब एक एच सी देखो, यहां से भी मैं एच सी लेके आऊंगा तो ये एच स्क्वायर तो पहले से था, ये एच क्यूब सी बन जाएगा ना, एच स्क्वायर तो पहले से था, एक एच सी मैंने यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एच क्यूब सी बन गया और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब पॉजिटिव ले रहे हैं तो n1 पहले होगा, और अगर आप ये नेगेटिव साइन बाहर रखते हो कॉमन तो फिर उस सिचुएशन में n2 पहले आएगा। क्लियर? मैं यहाँ पर पॉजिटिव लेके काम कर रहा हूं इसलिए n1 को पहले रख रहा हूं, ध्यान रखना। ओके, सो नाउ दिस होल कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है इसको बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर लेटर। ओके, सो द मेन फॉर्मूला जिसको हम रिडबर्ग फॉर्मूला बोलेंगे विच इज 1/λ which is nu bar, and nu bar is called the wave number. This nu bar is r times of 1/n1 square minus 1/n2 square, and and this expression is called the Rydberg formula. इसको हम क्या नाम देते हैं? Rydberg formula. And R is called R है क्या? देखो, it is 2 pi square m k square e4 upon h cube into c and called Rydberg constant. इसको हम नाम देते हैं Rydberg constant। और ये जो न्यू बार है उसको मैं यहां लिख रहा हूं, न्यू बार विच इज 1/λ is called wave number। इसका नाम क्या है? वेव नंबर। क्लियर? सो दिस इज न्यू है, ध्यान रखना, ये न्यू बार विच इज 1/λ रेसिप्रोकल ऑफ दिस वेव लेंथ, और इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, मीटर इनवर्स हो जाएगी इसकी यूनिट, और उसको मीटर इनवर्स ही पढ़ेंगे। इस रिडबर्ग कांस्टेंट में भी देखो सब कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास k 9 10⁹, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, फ्लाइंग कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, c इज स्पीड ऑफ लाइट। सो व्हेन यू पुट ऑल दीज वैल्यूज देन r की जो वैल्यू आती है दैट इज हैविंग द वैल्यू 1.0973 10⁷ पर मीटर। ठीक है, 1.0973 10⁷ पर मीटर। इसको भी हम राउंड ऑफ करके 1.1 कह सकते हैं, तो 1.1 या 1 से भी याद रख सकते हो, और सिंपल कर दो तो 10⁷ पर मीटर आ जाएगा केवल। क्लियर? तो इस ऑर्डर का ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, और इस फॉर्मूला को हम रिडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं। अब इसी फॉर्मूला को हम यूज लेंगे और n1 n2 की वेरियस वैल्यूज पुट करके डिफरेंट सीरीज की बात करेंगे, जो 5 टाइप की सीरीज है। और इसको डिराइव कैसे किया गया? केवल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा, एक ट्रांजिशन शो किया गया। देखो उसको भी मैं यहाँ डायग्राम से बता देता हूँ। मान लो ये n2 है और ये n1 है, ठीक है, एक एनर्जी लेवल है n2 और दूसरा एनर्जी लेवल है n1, और इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है n2 से n1 में, तो ये फोटोन इमिट होता है h न्यू एनर्जी का। इसकी एनर्जी थी En2 और इसकी एनर्जी थी En1, जो हमने फ्रीक्वेंसी कंडीशन पोस्टुलेट्स में पढ़ी थी। ओके, वही फ्रीक्वेंसी कंडीशन से हमने ये रिलेशन लिखा है यहाँ पर, h न्यू इक्वल्स टू En2 माइनस En1। क्लियर? सो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ये फॉर्मूला वापस लिख के वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करेंगे। क्लियर? सो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। So the Rydberg formula is this one. अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो Rydberg formula is this one. So the various spectral series are first one is named Lyman. ठीक है, Lyman series। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करता है या जंप करता है, तो उस समय उस सिचुएशन में जो स्पेक्ट्रल सीरीज इमिट होती है उसे हम लाइमन सीरीज बोलते हैं।
यानी यहाँ इस केस के लिए n1 जो होगा वो तो 1 होगा, क्योंकि आना कहाँ है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड एनर्जी स्टेट में, और n2 की जो वैल्यू होगी वो 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, क्लियर। बट वो डायरेक्ट जंप करेगा इन द ग्राउंड एनर्जी स्टेट, तो उस केस में वो लाइमन सीरीज को बिलोंग करेगा। और इसमें जो रेडिएशंस इमिट होती हैं दैट बिलोंग्स टू द अल्ट्रा वायलेट फ्रीक्वेंसीज या अल्ट्रा वायलेट रेंज जिसको हम कह सकते हैं। यूवी यहाँ से इमिट होगी, अल्ट्रा वायलेट यहाँ से इमिट होगी जब जो ट्रांजिशन है हाइड्रोजन एटम के किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में होगा। ओके, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन jump from any excited state to ground state, then this transition belongs to Lyman series, ठीक है, belongs to Lyman series. So here n1 जो सेकेंड जिसमें आ रहा था फाइनली दैट इज 1, और n2 जो होगा दैट विल बी 2, मे बी 3, मे बी 4, मे बी 5 एंड सो ऑन, क्लियर। अब अगर मैं इसको यहाँ पर पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फ्रॉम द रेडबर्ग फॉर्मूला, वी कैन राइट दिस लैम्बडा न्यू बार, जो न्यू बार हमने लिखा था दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा एंड इट विल बी इक्वल्स टू r 1 अपॉन 1, क्योंकि n1 पहले था 1 स्क्वायर कह सकते हो, माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और n2 की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है 2, 3, 4 एटसेट्रा। तो अब यहाँ पर देखो n2 की जगह अपन n भी लिख सकते हैं, योर विश, क्योंकि जो भी एक्साइटेड स्टेट है उसके n की वैल्यू हम लिख देंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड है कि यहाँ 1 नहीं होगा अगर हम लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसको सिंपली 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर। तो इसको हम सिंपली 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर लिख सकते हैं, बट ये ध्यान रखना कि ये लाइमन सीरीज के लिए ही है फॉर्मूला। अब अगर मैं सपोज करो यहाँ पर वही एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करूं जो अभी हमने ड्रॉ किया था, दिस इज फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन। थोड़ा सा इसकी जो लेंथ है एनर्जी इस लाइन की, ईच लाइन की, वो ज्यादा लेना, क्योंकि हम सारी सीरीज को यहाँ शो करने वाले। ओके, सो दिस इज फॉर n इक्वल्स टू 4, ये गैप कम करना, n इक्वल्स टू 5, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये गैप कम होता है, देन n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 7। ओके, पैरेलल रखना है इनको, थोड़ा सा पैरेलल लगनी चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। इसको थोड़ा सा इक्वल हो गया ये गैप, मैं इसको और कम कर देता हूँ, दिस वन इज लाइक दिस। सो नाउ हियर सी, यहां से इस ग्राउंड स्टेट में आना, ये ट्रांजिशन, या फिर ये, और दिस वन डायरेक्ट जंप करेगा देखो यहां पर, और दिस वन एंड सो ऑन। In all these transitions, the photon or the radiation emitted will be ultraviolet, और ये सीरीज बिलोंग करेगी लाइमन सीरीज को। ओके, जो इन फ्रीक्वेंसीज की जो सीरीज है, तो हियर द रेडिएशन इमिटेड, द रेडिएशन यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है ना न्यू, यहाँ पे जो इमिट होगी एच न्यू फोटोन अगर हम उसको कहें, या ये जो वेवलेंथ लैम्बडा है वो बिलोंग करेगी अल्ट्रावायलेट को। ओके, सो रेडिएशन इमिटेड बिलोंग्स टू
अल्ट्रावायलेट रेंज या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कह सकते हो। तो ये ध्यान रखना, यूवी यहाँ इमिट होती है। सेकेंड, अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि हमने एक को अच्छे से लिख दिया। अब हम डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखूंगा कि n2 की वैल्यू ये, n1 की वैल्यू ये एंड सो ऑन। क्लियर? सो सेकेंड लिखो बाल्मर। द सेकेंड वन सीरीज इज बाल्मर सीरीज एंड in this Balmer series the n1 will be equals to 2, यानी किसी भी ऊपर वाले ऑर्बिट से सेकंड अगर स्टेट में आ रहा है तो उस समय n1 n2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 3 4 5 एंड सो ऑन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू बार विच इज 1 अपॉन लैम्बडा एंड दैट इज इक्वल्स टू r 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, और जिसको 2 स्क्वायर को हम 4 कह सकते हैं, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। क्लियर? और यहाँ जो रेडिएशंस है, हियर द रेडिएशंस आर, ये यहाँ पर विजिबल रेंज में बिलोंग करती है। रेडिएशंस इमिटेड बिलोंग्स टू विजिबल रेंज, बिलोंग्स टू विजिबल रेंज, यानी हाइड्रोजन एटम से भी हम विजिबल लाइट्स को इमिट करा सकते हैं अगर ये सीरीज वहां बाल्मर सीरीज से एनर्जी जो है वो रेडिएट हो रही हो या फोटॉन्स जो है वो इमिट हो रही हो। तो यहाँ भी देखो, मैं एक ये ट्रांजिशन, दूसरा ये ट्रांजिशन n2 में लाना है, तीसरा ये, फोर्थ दिस वन, फिफ्थ दिस वन एंड सो ऑन। तो यहाँ जो ये फोटॉन्स इमिट होंगे दैट विल बिलोंग्स टू द विजिबल। क्लियर? दैट विल बिलोंग्स टू द विजिबल। इसको हम कहेंगे लाइमन और ये हो जाएगी बाल्मर। ठीक है, अलग कलर के पेन से भी लिख सकते हो तुम, दिस इज लाइमन, दिस इज बाल्मर। सिमिलरली द थर्ड वन पास्चन। ओके, थर्ड वन इज द पास्चन सीरीज, और पास्चन सीरीज में n1 की वैल्यू 3, जैसे 1 थी यहाँ पर, इसमें 1 लिया था, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, और n2 की वैल्यू हो जाएगी 4 5 6 एंड सो ऑन। सो द फॉर्मूला विल बी 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ 1 अपॉन दिस 2 स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। सिमेट्री है, मैं n2 नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, n लिख रहा हूं क्योंकि n1 की वैल्यू हमने फिक्स कर दी इसीलिए। क्लियर? और यहां भी जो रेडिएशन इमिट होती है दैट इज इंफ्रारेड, यहाँ इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो इमिट होगी। तो अगर इस डायग्राम में मैं शो करूं तो ये वाली, ये जो स्पेक्ट्रम मिलेगा दैट बिलोंग्स टू द पास्चन, यहाँ IR इमिट होती है। ठीक है, दैट बिलोंग्स टू द पास्चन। Then fourth one is bracket. ठीक है, this is the bracket series, and bracket series is emitted when n1 is 4 and n2 is 5 6 7 and so on। और यहाँ फॉर्मूला बनेगा न्यू बार इज 1 अपॉन लैम्बडा दैट इज इक्वल्स टू r 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, और इसमें भी IR रेडिएशन सी इमिट होती है, इंफ्रारेड आएगी इन तीनों में। बाकी जो लास्ट की तीनों है ना, इनका गैप इतना स्मॉल होता है कि IR ही इमिट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर उसको शो करूं तो दिस वन, ये जो रेडिएशंस हैं यहाँ ये भी IR को ही इमिट करेगी, दिस विल IR। ये बिलोंग कर रही है किसको, जैसे ये पाल्मर था, ये पास्चन, और पास्चन, और ये बिलोंग करेगी बाल्मर पास्चन ब्रैकेट। और एक लास्ट सीरीज आ जाती है इसमें जो हम डील करेंगे, एंड दैट इज द फिफ्थ वन पी फंड। ठीक है, पी फंड सीरीज, और पी फंड सीरीज के लिए n1 होगा 5 और n2 की वैल्यू हो जाएगी 6 7 8 एंड सो ऑन, और न्यू बार विच इज 1 अपॉन लैम्बडा, इससे हम देखो मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं n की वैल्यू पुट करके, वो मैं न्यूमेरिकल में बताऊंगा तुम्हें।
तो r 1/5 square minus 1/n square and it will also emit the radiation in the IR range. तो IR रेडिएशन यहाँ भी आती है। यहाँ इस डायग्राम में बताऊं तो ये n equals to 5 में जो ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ से, तो इसमें जो निकलेगा ये भी IR होगा और ये जो फ्रीक्वेंसी ये बिलोंग करती है V फंड को। क्लियर? तो दिस इज द डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसमें हमने सारी वेरियस जो सीरीज है उनको शो किया है और यहाँ पर हमने उन सबको एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। क्लियर? सो फास्ट टेक द स्क्रीनशॉट। Now we talk about some limitations of the Bohr model of hydrogen atom. The first limitation is it is only applicable for the hydrogen atom, means the atom which is having more than one electron. We cannot explain its spectrum or its different wavelength or different properties using this model. So this model is only applicable for the atom like hydrogen having single electron. Clear? Similarly, the second its drawback is it does not tells anything about the intensity of the radiations emitted, कि जो radiations emit होती है उसकी intensity क्या होगी, कितना वहाँ उस लाइट की इंटेंसिटी रहेगी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे हमने स्पेक्ट्रल सीरीज में कही थी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, ये तीन तरह की रेडिएशंस की हमने बात की थी इन द 5 डिफरेंट सीरीज। तो उन रेडिएशंस की इंटेंसिटी कितनी है वो हम इस मॉडल की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। Also, this model fails to explain the further splitting of a spectral line या एनर्जी लेवल इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक एटम पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ओके, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक जो एनर्जी लेवल है वो क्लोजली स्पेस्ड सब एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। ये किसमें स्प्लिट हो जाएगा, देखो कुछ इस तरह से क्लोजली स्पेस्ड सब एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा। ये जो फर्दर स्प्लिटिंग है वी कैन नॉट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। ओके, हाइड्रोजन मॉडल जो बोर ने दिया था उससे हम इस स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब देखो, अगर ये स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होती है तो इट इज कॉल्ड द स्टार्क इफेक्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड द स्टार्क इफेक्ट, एंड इफ इट हैपेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज कॉल्ड द जीमान इफेक्ट। Okay, so Zeeman effect and Stark effect are the effect in which the single energy band या single energy level या spectral line splits into the closely spaced sub energy levels. Okay, and that is called the Zeeman और Stark effect, जो कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा रेस्पेक्टिवली। तो इसको भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। प्लस इसमें जो ऑर्बिट्स लिए गए थे वो केवल सर्कुलर थे, बट कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जिसमें इलिप्टिकल ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स के रहते हैं। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के केस में भी ये मॉडल फेल हो जाता है, एप्लीकेबल नहीं रहता उसकी रेडियस को रिप्रेजेंट करने में या उसकी जो एनर्जी वैल्यूज हैं या जो फ्रीक्वेंसीज वो इमिट करेगा। तो दीज थिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन फॉर बाय दिस मॉडल इन दैट केस। Okay, so these are few drawbacks of this model, but ये हाइड्रोजन एटम के लिए जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल प्रोटॉन है, उससे जो रेडिएशंस इमिट होती है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है या IR रेडिएशंस है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की, तो उनको ये वेरीफाई करने में सक्सेसफुल रहा। इसीलिए हम इसको अब एज ए सिलेबस हम इसको स्टडी करते हैं। सो राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज द limitations of Bohr's model of an atom. This model is applicable to explain hydrogen atom only, या only hydrogen atom, and fails when there are two or more electrons. There are two or more electrons in atom. ठीक है, जहां
दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में, वहां ये मॉडल फेल हो जाता है। क्लियर? देन नेक्स्ट वन, दिस मॉडल डज नॉट explain the further splitting of a spectral line into closely spaced spectral lines in presence of, किसमें होता है ये? in presence of electric and magnetic field. ओके, in presence of electric field, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड. ओके, और मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड जीमान इफेक्ट. तो ये दोनों इफेक्ट को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये एक लाइन जो है वो फर्दर क्यों स्प्लिट होती है इस तरह से. ओके, सब एनर्जी लेवल्स में ये क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसमें ये स्प्लिट हो जाती है जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं. सो दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद दिस मॉडल. ओके, द थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट टेल्स अस, it does not provide any information about intensity of radiation emitted, यानी कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन इमिट होगी उसके रिगार्डिंग ये कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता. एंड द लास्ट वन, इलिप्टिकल ऑर्बिट की हम बात करेंगे. इट फेल्स व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन elliptical orbits. So ये सारी इसकी ड्रॉबैक्स जो हैं वो ध्यान रखना. बट एक फिक्स्ड ऑर्बिट की ये बात करता है वो सही है, और प्लस जो हाइड्रोजन एटम है उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट होती हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज हमें मिलती हैं, उसको भी ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाता है. सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस वन. सो now we discuss the definitions of the excitation energies and the ionization energy. Okay, excitation energy क्या होती है, ionization energy क्या होती है? It is just the energy difference. क्लियर? सपोज कि हमें अगर किसी इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को कहाँ से ग्राउंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है, या वो ट्रांजिशन करना है, तो उससे हम जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी. ऐसे ही अगर सपोज करो हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट अगर एनर्जी फाइंड करें, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी? वो होगी वो एनर्जी जो उसको ग्राउंड एनर्जी स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट कर दे या ट्रांजिशन शो करे उसका. तो इस तरह से हम एक्साइटेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं. और ये वैल्यू जो होगी फर्स्ट के लिए हो जाएगा E2 माइनस E1, सेकेंड के लिए हो जाएगा E3 माइनस E1, है ना. हमेशा उठाना उसको ग्राउंड से, यानी ग्राउंड से किसी अदर एक्साइटेड स्टेट में उसका ट्रांजिशन करना है, तो इसको हम एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे. तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? द एक्साइटेशन एनर्जी इज the energy required to
एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन कर दो, बाय इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम ground state to that एनर्जी स्टेट, जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी हम लिख रहे हैं, तो टू दैट एनर्जी स्टेट whose excitation energy is डिफाइंड, यानी जिसके लिए हमने एक्साइटेशन एनर्जी को डिफाइन किया है या फाइंड किया है। क्लियर? तो अगर मैं इस डेफिनेशन से जाऊं तो द एक्साइटेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये कितनी होगी? इट इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ठीक है, E2 माइनस E1, यानी यहां इस केस में हमें क्या करना है, उस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में जंप कराना है। जैसे ये E1 एनर्जी, ये E2 एनर्जी, तो यहां से यहां जंप कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड, और वो होगी कितनी? देखो E2 की वैल्यू अभी हमने किया था -3.4 और E1 होता है -13.6। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी +10.2। ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, जिसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे, इनका जो डिफरेंस है। क्लियर? सिमिलरली द एक्साइटेशन एनर्जी फॉर, मैं ये डायग्राम यहाँ रफ कर रहा हूँ अब, ठीक है, द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू E3 माइनस E1, क्योंकि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी E3 होती है। क्लियर? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी E2 होती है और ग्राउंड की E1 ले रहे हैं। ओके, तो नंबर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी लिखी थी हमने 1.51 और -13.6, माइनस ऑफ -13.6, ये वैल्यू आती है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी से हम एक्साइटेशन पोटेंशियल लिख सकते हैं। अगर एनर्जी पता है तो इसको पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करके। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करके जब चार्ज से डिवाइड करते हैं तो वो 10.2 वोल्ट ही आ जाता है। समझे? 10.2 वोल्ट ही आ जाता है, जैसा हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी किया था, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स में। ओके, तो मैं यहां पर लिखता हूं द एक्साइटेशन पोटेंशियल यानी कितना पोटेंशियल लगा है जिससे कि वो उतना एक्सेलरेट हो जाए कि उसको इतनी एनर्जी मिल जाए या उस लेवल से उस लेवल में जंप कर दे। तो उसको पोटेंशियल की फॉर्म में अगर हम कहें तो एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट्स आर, क्या होंगे ये एक्साइटेशन पोटेंशियल? दैट पोटेंशियल्स कह रहा हूं, दे विल बी 10.2 वोल्ट एंड 12.09 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और अभी मैंने तुम्हें केवल दो का एग्जांपल दिया, ऐसे ही थर्ड एक्साइटेड स्टेट की, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की एनर्जीज कैलकुलेट कर सकते हो। चलो, फिर लास्ट में एक और यहां पर हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहां पर, द आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या होती है? देखो, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एटम से डिटैच कर देना, अलग कर देना पूरा। तो अलग होने का मतलब कि उसके लिए ऑर्बिट जो है वो इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला गया। n की वैल्यू जो ग्राउंड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन, उसको इनफाइनाइट स्टेट में अगर ले जाएं, यानी n की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी कर दे तो वहां एनर्जी जीरो हो जाती है, क्योंकि एनर्जी देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर की। तो n को अगर मैं इन्फिनिटी करूंगा तो E जीरो हो जाएगा, तो फिर वो बाइंडिंग एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की है वो जीरो हो रही है, और वो जीरो होने से वो फ्री हो जाता है। फ्री होने का मतलब वो जो एटम है वो आयन बन जाता है।
अगर इलेक्ट्रॉन डिटैच हो गया किसी एटम से तो एटम क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा ना, इसीलिए इसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं कि एटम को आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और एक्चुअल में ये एनर्जी वही है कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम डिटैच करें तो डिटैच करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम of an atom is energy required to detach electron from it, that is to jump or shift the electron from ground energy state या ground state to n equals to infinity energy state, यानी इनफाइनाइट एक्साइटेड स्टेट कह सकते हो। यानी इसका मीनिंग क्या होगा, ई आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये तो थी एक्साइटेशन एनर्जी, अब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इन्फिनिटी माइनस E1, ई इन्फिनिटी होगा 0 क्योंकि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, तो जब आप n को इन्फिनिटी करोगे तो ई जो है वो 0 हो जाएगा, इसलिए ये तो हो गया 0 और माइनस ऑफ माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये ई आयन जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यानी इतनी एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर दें जो ग्राउंड स्टेट में है तो वो वहां से डिटैच हो जाता है, समझ गए, यानी वो आयन बन जाता है, जो एक प्रोटॉन ही रह जाएगा, एक्चुअल में हाइड्रोजन की बात आयन बन गया। और इसी को हम पोटेंशियल में लिखें तो सिमिलरली द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जैसे हमने एनर्जी लिखा था ना वैसे ही आयनाइजेशन पोटेंशियल जो रिक्वायर्ड होगा टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड एनर्जी स्टेट टू द इनफाइनाइट एनर्जी स्टेट, यानी इनफाइनाइट एनर्जी लेवल जिसको हम कह सकते हैं, एनर्जी इनफाइनाइट नहीं होगी, एनर्जी वहां 0 रहेगी, एन इंफिनिटी हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली 13.6 वोल्ट। ठीक है, ये कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं मैंने बताया, इसको जूल में कन्वर्ट करो और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करो तो वो क्या आ जाएगा, वोल्ट रह जाएगा, तो जूल पर कूलम जो है वो वोल्ट बन जाएगा। तो हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं न्यूमेरिकल में, तो उस वे में मैं डायरेक्ट यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल को लिख रहा हूँ। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 12 एटम। यहाँ ये एटम वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, सो टेक द स्क्रीनशॉट।